So, welcome back, dear viewers and dear student. I am your host, Dr. Syed Nurul Shajar. In the series Income Tax, आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने. And today we will be discussing about residential status and tax incidence. आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी और पर्सन के बारे में. आज हम उससे आगे बात करेंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन किया जाता है. और चूंकि टैक्स इंसिडेंस जो होता है वो एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है. आज हम लोग सीखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप्स के होते हैं और इसके कैलकुलेशन का क्या मेथड है, इनकम टैक्स किस तरह से रेसिडेंट को कैलकुलेट करता है, कैसे कंसीडर करता है, और जो डिफरेंट टर्म्स हैं आज हम लोग उसको सीखेंगे. तो आइए आज के हमारे वीडियो में जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है, बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिडेंट, हु आर द रेसिडेंट, who are non-resident in India, whom we can consider as a non-resident. Then we will be discussing citizen, who are the citizens. Then we will be discussing about the person of Indian origin. So these are the few terms that we are going to discuss today. So पहले टर्म्स की तरफ हम लोग समझ चलते हैं. आज रेसिडेंट, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो रेसिडेंट होता है, resident, or in general we are confused with the term resident and citizen. हम लोग शायद ये समझते हैं कि रेसिडेंट और सिटीजन दोनों एक ही चीज़ हैं, and very often we used to use these terms interchangeably like resident and citizen, whereas in the eyes of tax, in the eyes of law, they are the two different facets. आइए हम लोग देखते हैं. जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, the incidence of tax on any SSC depends upon his residential status under the Act. The residential status of an SSC must be ascertained with reference to each previous year. A person who is resident in one year may become non-resident in another year or vice versa. An Indian citizen may be non-resident while a foreigner may be resident in India. Yes, dear viewers and dear student, जैसा कि मैंने आपसे अभी बात किया था कि citizenship और resident, they are the two different faces of a coin. Resident क्या होता है? For example, I am by birth an Indian. I am a citizen of India as well. लेकिन एक इंसान है जो इंडिया का सिटीजन है, बट क्वाइट ऑफन ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. मे बी ही यूज्ड टू बी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही यूज्ड टू बी इन यूरोपियन नेशन, ही यूज्ड टू बी इन मिडिल ईस्ट. ऑल्दो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहता है. मे बी साल के 11 महीने या 10 महीने ही यूज्ड टू बी आउटसाइड इंडिया. In this case, a person may be citizen of India, a person can hold a citizenship, but he may not be called as a resident. इनकम टैक्स के अपने कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पर रेसिडेंट का कैलकुलेशन किया जाता है. On the other side, a person may belong to a nationality of United States of America. एक इंसान है, एक आदमी है जो अमेरिका के रहने वाले हैं, उनको सिटीजनशिप अमेरिका की है, but he may be considered as a resident in India in any particular previous year. यानी एक इंसान है जो अमेरिका का रहने वाला है लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट कहला सकता है. तो क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. और फर्दर हम लोग ये भी सीखेंगे कि रेसिडेंट के अंदर फिर क्या कैटेगरीज हैं और नॉन रेसिडेंट हैं तो क्या उनके अंदर भी कोई कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जांपल, आप जो है वो हर साल आईपीएल इंडिया में होस्ट किया जाता है. आप देखते हैं आईपीएल का मैच, आप देखते होंगे क्रिकेट मैच. उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों से, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वेस्ट इंडीज़ से वो आते हैं और इंडिया की आईपीएल टीम में पार्टिसिपेट करते हैं. और दे यूज टू स्पेंड अराउंड 2 to 3 months इन इंडिया. तो क्या वो लोग जो इंडिया में 3 महीने हर साल आके रह रहे हैं, क्या वो इंडिया में रेसिडेंट कहलाएंगे?
या फिर कोई इंडियन सिटीजन है जो जॉब के पर्पस के लिए इंडिया के बाहर रहते हैं, या इंडियन कोई क्रिकेटर हैं वो किसी दूसरे कंट्री में क्रिकेट के लिए या फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए वो दूसरे कंट्री विजिट करते रहते हैं, तो क्या वो इंडिया में रेसिडेंट कहलाएंगे? तो इन सारे सवालों को जवाब आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बात किया कि इंडियन सिटीजन में बी नॉन रेसिडेंट वाइल अ फॉरेनर में बी रेसिडेंट इन इंडिया। मोreover, a person may be resident in one previous year while he may be resident in another previous year। यानी कि इंसान एक प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो सकता है और फिर दूसरे प्रीवियस ईयर में ही कैन बी एज कॉल्ड एज ए नॉन रेसिडेंट। अब प्रीवियस ईयर क्या है वो हमने पिछली वीडियो में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। Residence of individual for income tax purpose has nothing to do with citizenship, place of birth or domicile। कहा यह जा रहा है कि एक इंसान यानी इंडिविजुअल की जो रेसिडेंट है इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसके सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल से रिलेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस गेल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, मे बी एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग, राशिद खान और एनी अदर क्रिकेट प्लेयर। He used to come in India and they used to earn a lot of money through IPL or different format of Indian cricket game। तो सवाल ये है कि क्या वो लोग जो पैसा यहाँ से कमाते हैं क्या उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या उनको टैक्स अपने कंट्रीज में जाकर देना पड़ेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब भी आज जब ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आते हैं अगली स्लाइड में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्लासिफाइज टैक्सेबल पर्सन एज, किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया? रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। यानी आप इसको इस तरह से समझिए कि एक हो गए रेसिडेंट, एक हो गए नॉन रेसिडेंट, राइट। अब रेसिडेंट के अंदर फर्दर दो कैटेगरी है। व्हाट आर दोस? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और ये तो हमारे पास नॉन रेसिडेंट है। तो टैक्सेबिलिटी जो होती है वो डिफर करती है हर कैटेगरीज पर। यानी ROR है कोई, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इन तीनों कैटेगरी में, इन तीनों केसेस में जो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है वो डिफर करती है। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे कि डिटरमिन कैसे किया जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। हाउ एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड एज ए रेसिडेंट और हाउ एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड एज ए नॉन रेसिडेंट, और इफ ही इज रेसिडेंट देन हाउ कैन वी नो? If he is resident, how can we know whether he is resident and ordinary resident or resident but not ordinarily resident? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले क्या डिसाइड हम लोग करेंगे कि वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब तो वहीं पर मामला खत्म। अब फिर हम चेक नहीं करेंगे कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है। अगर वो रेसिडेंट है तो फिर फर्दर हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं। ये बेसिक कंडीशन है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इनकम टैक्स ने कहा कि दो बेसिक कंडीशन है एंड टू एडिशनल कंडीशंस आर आल्सो देयर। दो बेसिक कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशन है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे जो बेसिक और एडिशनल कंडीशन का है। अगली वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट। तो आइए देखते हैं बेसिक कंडीशन क्या है। As per section 6 subsection 1 of Income Tax Act 1961, इनकम टैक्स का एक जो 1961 है उसका जो अपना
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, उसमें उन्होंने क्या कहा, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही और शी satisfied any one of the basic condition. So dear viewers, एक चीज याद रखिए, इनकम टैक्स ने क्या कहा कि any individual who satisfied any one of the basic condition, दो basic condition है, how many? Two basic conditions are there. इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, हाउ मच? 1, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? He will be called as resident, whether he is a citizen of India or he is not a citizen of India, does not matter. अगर उसने एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा. तो ये तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा. और अगर उसने दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो he will be considered as non resident, जिसको हम लोग NRI भी कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अब बेसिक कंडीशन क्या है देखिए. द फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज ही और शी हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बहुत अच्छे से समझिए इसको. इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि ही और शी हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर यानी जिस साल के लिए हम लोग इनकम को असेस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पिछले क्लास में डिस्कस हमने कर रखा है. तो जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई भी इंडिविजुअल 182 दिन 182 days और मोर इंडिया में रहता है, ठीक है, पहला कंडीशन है, तो ही विल बी रेसिडेंट. ही विल बी रेसिडेंट. और आप फिर पूछेंगे सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरीली, उसके लिए हम लोग फिर आगे की स्लाइड में देखेंगे. अभी फिलहाल आप बस इतना समझिए कि एक कोई इंडिविजुअल है जिसने एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया तो ही विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट. व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? फर्स्ट, ही और शी हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अच्छा, अब 182 days का मतलब ये नहीं है कि एट ए स्ट्रेच ऑन अ कंटिन्यूअस इंटरवल ही हैज टू बी इन इंडिया. यानी अगर वो लगातार 182 days या उससे ज्यादा रहेगा तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है जो 2 महीना इंडिया में रहता है, 2 महीना अमेरिका में रहता है अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, अगला 2 महीना वो फ्रांस में रहता है, फिर अगला 3 महीना वो इंडिया में रहता है, फिर अगला 1 महीना वो लंदन में रहता है. तो आउट ऑफ द टोटल 12 month सब मिलाकर वो इंडिया में 182 days से अगर ज्यादा है, अगर वो 182 days से ज्यादा है तो ही विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया. फिर हम वो नहीं देखेंगे कि वो रेगुलर इंडिया में होना चाहिए 182 days. तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन. अच्छा, कोई इंडिविजुअल है जिसने जो इंडिया में पिछले साल 182 days नहीं था, तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे कंडीशन को देखेंगे. दूसरा कंडीशन क्या कहता है? He has been in India for a period of 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year. क्या कहा इनकम टैक्स ने? कि एक आदमी है जो पिछले साल 182 days इंडिया में नहीं था. पिछले साल वो इंडिया में 182 days नहीं था. नो इशू. अभी भी उसके पास रेसिडेंशियल स्टेटस को वो किस स्टेटस में लाई कर रहा है उसको जानने के लिए एक और मौका है. वो क्या है कि वो हम ये चेक करेंगे कि पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 दिन था या नहीं था. कौन से पिछले 4 साल में? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जानना है कि 2021 टू 2022 प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए मुझे ये जानना है कि प्रीवियस ईयर 21 टू 22 में मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. तो इनकम टैक्स ये कहता है कि सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस प्रीवियस ईयर में आप 182 days हो. अगर आप 182 days हो इस प्रीवियस ईयर में तो आप तो रेसिडेंट हो गए. अगर आप 182 days इस प्रीवियस ईयर में नहीं हैं तो इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स ये कहता है कि हम ये चेक करेंगे कि ठीक पिछले साल में यानी इस प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन भी कम से कम थे या नहीं थे. क्या कहता है? He has been 60 days in the relevant previous year. यानी पिछले साल में आप 60 दिन थे या नहीं थे. और अगर आप पिछले साल में 60 दिन थे तो इससे पीछे के 4 सालों में, इससे पीछे के
4 सालों में सब मिलाकर आप 365 डेज थे या नहीं थे। क्या चेक करेंगे हम कि पिछले साल में यानी प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम चेक करेंगे उसमें हम 60 डेज थे कि नहीं थे। अच्छा, मैं अगर 60 डेज के लिए था, वेल एंड गुड। फिर मैं ये देखूंगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कि उसके पीछे के 4 सालों में, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 है तो हम इसके पीछे के 4 साल क्या हो गए, 2021, 1920, 18-19 और बीच में एक हो गया, हाँ 18-19 और 17-18, यानी इन पीछे के 4 सालों में सब मिलाकर मैं 365 डेज इंडिया में हूं कि नहीं हूं। 21-22 में कितना दिन होना चाहिए, 60 डेज। 21 to 22 में कितना दिन, 60 डेज। और पीछे के 4 सालों में 365 दिन। अगर कोई इंडिविजुअल या तो फर्स्ट कंडीशन को या सेकंड कंडीशन को या दोनों को, not necessary, not required कि both the condition, any one of the condition, if any individual fulfills, he will be considered as resident in India। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल है कि जिसने दोनों में से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, एक इंडिविजुअल who does not satisfy any of the basic condition, तो he will be considered as non-resident in India in that particular previous year। बात समझ में आ गई? लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, जो मेरा दूसरा बेसिक कंडीशन है उसके साथ एक 2 एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मीन्स इनकम टैक्स ये कहता है कि जो मेरा दूसरा ये जो बेसिक कंडीशन है ना, ये मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ कि आप फिर से इसको आसानी से समझ पाएँ। ये जो दूसरा वाला कंडीशन है कि अगर वो 60 दिन भी है पिछले साल में और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन है, तब भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। इनकम टैक्स ने कहा इसका 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन ये है कि कोई इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एक इंडियन सिटीजन है जो पिछले साल में इंडिया लीव करता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के जो क्रू मेंबर है कोई इंडियन शिप का, इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी एक इंडियन है, कोई एक सिटीजन है इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के बाहर जाता है, या तो वो क्रू ऑफ इंडियन शिप है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जाता है। तो उस केस में हम लोग सिर्फ 182 डेज को ही कंसिडर करेंगे। इस केस में हम लोग पे 60 डेज नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, मैं अगर 182 डेज इंडिया में कल रहता हूँ पिछले साल में, तो मैं तो रेसिडेंट हूँ। लेकिन सपोज मैं 182 डेज नहीं था पिछले प्रीवियस ईयर में, तो मैं चेक करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा था या नहीं था, और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन था या नहीं था। अगर मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ, अगेन आई एम रेसिडेंट। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप इंडियन क्रू शिप के मेंबर हो या आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो उन दोनों केसेस में आपको 182 डेज ही इंडिया में रहना पड़ेगा रेसिडेंट कहलाने के लिए। बात समझ में आ रही है? फिर हम 60 डेज वाले कंडीशन को छोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा जो एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं? इंडियन ओरिजिन कहते हैं कि पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ आदर ही और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, बाप माँ या फिर उसके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, जो अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए थे, तो वो जो है क्या कहलाएगा? वो इंडियन ओरिजिन का वो कहलाएगा। यानी अगर वो ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, तब भी वो क्या कहलाएगा? इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन क्या है एक्सेप्शन? कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया during the relevant previous year whose total income other than the income from foreign sources is up to 15 lakh during the previous year। ये दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडियन या और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया के बाहर रहता है लेकिन विजिट के लिए इंडिया में आता है, उसके जो वालिदैन थे या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडियन ओरिजिन के थे, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, तो जाहिर है वो भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है।
वो अगर विजिट के लिए इंडिया में आता है और किसी प्रीवियस ईयर में उसकी 15 लाख से ज़्यादा जो है सोर्सेज या अदर देन फॉरेन सोर्सेज उसकी इनकम हो जाती है, तो फिर वैसे केसेस में भी हम लोग 60 डेज नहीं देखेंगे बल्कि क्या देखेंगे, 182 डेज है। ये सारी कंडीशंस आपको तब और ज़्यादा क्लियर होंगी जब अगले एपिसोड में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि जो 2 बेसिक कंडीशन है और उसके साथ 2 एक्सेप्शनल जो आपके एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई इंडिविजुअल उसको फुलफिल करता है, दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन को, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो ही विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है, लेकिन अभी हमें ये सीखना बाकी रह गया है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं, एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हम किसे कहते हैं। मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि एक होता है रेसिडेंट के अंदर 2 कैटेगरी होती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा होता है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या एडिशनल 2 कंडीशंस हैं। लेकिन मैं आपको डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स में आई मस्ट टेल यू कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, no issue at all. In the next video, once we will be coming with the practical part, it will be very much clear to you, right? So coming to the additional condition now. Additional condition क्या कहता है? Additional condition ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना चाहता है या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाना चाहता है, तो उसके लिए ये 2 एडिशनल कंडीशन है। इससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, एक इंडिविजुअल है, उसने एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल किया, 1 बेसिक कंडीशन, और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल जिसने दोनों बेसिक कंडीशन या एक बेसिक कंडीशन फुलफिल किया लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल है जिसने क्या किया कि बेसिक कंडीशन तो एक फुलफिल किया लेकिन एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं किया, एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो वैसे केस में क्या होगा कि वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। यानी आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, एक बेसिक कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशन, 1 बेसिक प्लस 2 एडिशनल, तो आप हो जाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर आपने बेसिक फुलफिल किया और एडिशनल दोनों में से कोई भी नहीं किया या एक भी किया, तब भी आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे, और अगर आपने बेसिक ही फुलफिल नहीं किया तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि एडिशनल कंडीशन क्या है, तो आइए देखते हैं एडिशनल कंडीशन हमारी क्या है। तो एडिशनल कंडीशन जो पहला हमारा है वो है, जो पहली एडिशनल कंडीशन हमारी है, he has been resident of India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। क्या कह रहा है रूल कि he has been resident of India in the at least 2 out of 10 previous year। एडिशनल कंडीशन कहता है कि उस इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। अब रेसिडेंट होने के लिए क्या होगा, तो फिर वही बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या था, पहला कि हैज़ टू बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 182 दिन होना चाहिए या उससे ज़्यादा। दूसरा क्या था कि हैज़ टू बी इन इंडिया 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में 60 दिन, एंड प्रीसीडिंग टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ही इज रेसिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन क्या कहता है कि ही हैज़ बिन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको रेसिडेंट होना चाहिए 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक पीछे वाले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में अगर एक आदमी, एक इंडिविजुअल 2 बार रेसिडेंट है, यानी 2 बार वो बेसिक क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो वो उसका पहला एडिशनल कंडीशन हो गया। दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या कहता है कि ही, ये एंड है, राइट, यहाँ पर और नहीं है, ये भी एंड ये भी,
आपकी जो मैं आपको दिखाऊं कि जब हम लोग एक्सेप्शंस देख रहे थे तो वहां पर और था कि या तो ये एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो विजिट पे आता है। ये एक्सेप्शन था। लेकिन जब हम एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे तो ये भी पहला भी प्लस दूसरा भी, इसलिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्या एडिशनल कंडीशन है, देखिए, he has been in India for a period of 30 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant previous year। कि इंडिविजुअल को पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में 730 डेज एटलीस्ट होना चाहिए। अगर वो 730 डेज से कम है, पहला कंडीशन भी फुलफिल इसको एडिशनल करना है, साथ साथ कि पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर देता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर दोनों बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो डियर व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने बात किया रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली डिटरमिन कैसे करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।